नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की पहली सिंचाई के बारे में। तो जो पहली सिंचाई है उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो गेहूं की पहली सिंचाई है उसका एक तो सही समय क्या होता है, एक्यूरेट टाइम क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी हम महत्वपूर्ण जो बात है वो करने वाले हैं हम कि गेहूं की जो कल्ले हैं, टिलरिंग होती है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, क्या उसमें किया जाए, कौन से उर्वरक उसमें डाले जाएँ, किस मात्रा में डाले जाएँ, जिससे कि उसमें जो है कल्लों की संख्या, टिलरिंग बढ़ाई जा सके। और जाहिर सी बात है, जब आपके कल्लों की संख्या अधिक होगी, जितने ज़्यादा कल्ले होंगे उतना ही अच्छा आपका उत्पादन निकलेगा, उतना ही अच्छा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए किसान साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं खेतीबाड़ी से जुड़ी इस प्रकार की अपडेट आपको देता रहता हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं गेहूं के जो पहली सिंचाई है उसका सही समय क्या होता है। तो किसान साथियों, वैसे तो हम कई जगह पढ़ते हैं या सुनते हैं कहीं से कि लगभग 21 दिन के बाद में सिंचाई कर देनी चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन जो सही बात होती है, सही तरह से अगर उसको देखा जाए तो ये जो सिंचाई होती है, पहली सिंचाई, ये आपकी जो मिट्टी होती है, मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। कैसी मिट्टी है आपके खेत की, और मतलब ये ज़्यादा दिन तक नमी धारण कर सकती है या फिर जल्दी ही इसमें नमी समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो उस पर भी निर्भर करता है कि आपको 21 दिन के बाद में करना चाहिए या सिंचाई उसके बाद भी करना चाहिए या उससे पहले भी करना चाहिए। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। ये निर्भर करती है आपकी मिट्टी पर कि आपकी मिट्टी कैसी है, वो आपको ज़रूर देख लेना है। नमी को आपको देख लेना है। अगर नमी उसमें बनी हुई है तो आपको 2-4 दिन आगे पीछे भी कर देना है। आपके खेत को आपको देखना है, उसके अंदर आपको नमी अगर कम ही दिखाई देती है, नमी की कम है, उसमें जो है आपकी जो खेत के अंदर जो फसल होती है जो गेहूं की, उसका आपको एक पौधा उखाड़ के देख लेना है। उसके अंदर आपको जो है गेहूं के पौधे के अंदर जो क्राउन रूट्स होती हैं, यानी कि एक जो जड़ होती है, जड़ में से जड़ छटती हैं, उसको आपको देख लेना है। वो अगर क्राउन रूट्स जो जड़ छटने लग चुकी हैं और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, संख्या छट रही है, तो इसका मतलब है, और नमी उसमें ज़रूर देख लेनी है। नमी कम है तो आपको पहली सिंचाई कर देनी है। कभी कभी किसान साथियों कि आपके जो खेत होते हैं उनमें नमी की मात्रा कम होती है, नमी कम होती है, और कम नमी की वजह से आपके खेतों में कई समस्या आती हैं, जैसे मोयला रोग आ जाता है। और मोयला रोग जो होता है उसमें क्या होता है कि आपके जो पौधे हैं, जड़ें जो हैं, मतलब कि जो पौधे होते हैं उनके जो पत्तियां हैं पीली पड़ने लग जाती हैं, जले जले से हो जाते हैं। आपकी फसल जो है वो बिल्कुल मरी हुई सी देखने को मिलती है कि भाई अब ये फसल जो है बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है, यानी कि उसमें कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं होती है, हरी भरी फसल नहीं होती है। तो उससे मोयला रोग हो जाता है। और ये मोयला रोग जो है किसान साथियों, अधिकतर कौन सी खेतों के अंदर होता है, किस फसल के अंदर, यानी कि जो गेहूं की फसल के अंदर कौन से खेतों के अंदर ये होता है। तो ये मोयला रोग अधिकतर समस्या अगर देखने को मिलती है तो उन खेतों में देखने को मिलती है जहाँ पर आप जो फसल को बदलाव नहीं करते हैं खेत के अंदर, यानी कि हर बार आप गेहूँ उगाए जा रहे हो, तो उसमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमें फसल का जो है बदलाव ज़रूर कर देना चाहिए। खेतों के अंदर बदलती हुई फसल लगानी चाहिए, तब ये कम मिलती है देखने को, ज़्यादातर मिलती है। तो उन खेतों में आपको जो है 21 दिन या 21 से 3-4 दिन ऊपर 22 से 25 दिन तक आपको जो है या फिर 1-2 दिन पहले, जैसे आपको स्थिति देखने को मिल रही है उस हिसाब से 1-2 दिन पहले भी लगा सकते हो पानी, क्योंकि इसमें नमी की कमी की वजह से समस्या आती है। तो इसमें आप 21 दिन या इससे 1-2 दिन पहले लगा सकते हो जो मोयला रोग की समस्या आती है उन खेतों में। तो मोटा मोटी जो किसान साथियों में बात करने वाला हूँ कि सिंचाई का सही समय है, तो लगभग आपको 25 से 30 दिन के बीच में आपको 28 से 30 दिन के बीच में आपको सिंचाई कर देनी चाहिए, पहली सिंचाई। अब बात करने वाले हैं किसान साथियों कि जो पहली सिंचाई होती है उसके साथ में आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं, जिससे कि आपकी जो फसल है, जो गेहूं की फसल है, उसमें टिलरिंग अच्छे हो, यानी कि कल्लों की संख्या ज़्यादा बढ़े, और ज़्यादा कल्ले होंगे तो ज़्यादा उत्पादन होगा। तो उसके लिए आपको जो फर्टिलाइज़र है, या तो आपने ये भी ध्यान रखना है बिजाई के समय आपने जो जो फर्टिलाइज़र दे दिए हैं तो उनकी आपको इस समय कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं भी दिए या फिर कम मात्रा में दिए हैं, उसका कोई भी कारण हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पर एक तो बाज़ार के अंदर जो खाद्य उर्वरक होते हैं उनकी जो है मात्रा की कमी रहती है, जो मिलते नहीं है उस टाइम पर, या फिर आपके जो है पैसे की कमी होती है, भाई समस्या आ जाती है पैसों की। तो उस समय आपको ये समस्या हो सकती हैं, या फिर आप कम दे पाए हो, उस समय नहीं ला पाए हो, और तो आप जो है
अब दे सकते हो। ये जो फर्स्ट सिंचाई के समय आप इसको दे सकते हो, जो भी उन खादों से जो है आपकी फसल वंचित रह चुकी है तो उन खादों को आप अब डाल सकते हो। और ये लास्ट टाइम है, फर्स्ट सिंचाई जो है, जो लास्ट टाइम होता है पहली सिंचाई गेहूं की, उस समय आप दे सकते हो। इसके बाद में आप नहीं दे सकते, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है अगर बाद में आप डालते हो तो आप इस समय पर डाल सकते हो। क्या डालना है उसकी मैं बात करने वाला हूँ। तो अगर आपने पहली सिंचाई अगर आपने बिजाई के समय डाल दिया है तो उसको डालना नहीं है, और नहीं डाला है तो आपको जैसे फास्फोरस है, पोटास होता है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर डाल देनी है। और कितनी मात्रा में डालनी है, डीएपी भी है वो डाल देना है। डीएपी आपको बिजाई के समय आधा जो है, आधी मात्रा डीएपी की जो है आपको बीज के साथ में डाल देनी होती है, और बची कुची जो मात्रा होती है फर्स्ट सिंचाई पर आप डाल सकते हो, पहली सिंचाई पर। और कितना डालना है उसकी मैं बात करने वाला हूँ। तो आपको जो है पोटास लगभग 20 किलो प्रति एकड़ में आपको ज़रूर ले लेना है। 20 किलो की मात्रा ही आपको लेनी है लगभग। उसके बाद में बात करें डीएपी की, तो लगभग 20 किलो ही आपको, 20 या 25 किलो आपको, लगभग 20 किलो पर्याप्त होता है, ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। डीएपी आपको डाल देना है 1 एकड़ के लिए। अब मैं बात करने वाला हूं कि इसमें आप कल्लों की संख्या, टिलरिंग कैसे बढ़ा सकते हो, कल्ले कैसे बढ़ा सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, ये महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि कल्ले बढ़ाना ज़रूरी है उत्पादन बढ़ाना है। तो कल्लों को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है प्यारे किसान भाइयों, कि कल्ले बढ़ाने के अंदर सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है आपका यूरिया का। यूरिया आपको विशेष रूप से डालना है। और कितना डालना है, तो आपको डालना है 60 किलो प्रति एकड़। 1 एकड़ में आपको 60 किलो यूरिया। पहले मैंने 1 बैग बताया था, लेकिन पिछली बार के जो रिजल्ट हैं उसको देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपको 40 किलो की बजाय 60 किलो डालते हो तो उन खेतों में आपको कल्लों का ज़्यादा विकास देखने को मिलता है, संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आपको यूरिया 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। यूरिया के बाद में अगर मैं बात करूं किसान साथियों, तो आपको जिंक ज़रूर डालना है साथ में। जिंक कितना, तो 21% वाला जिंक जो है आप लेते हो तो आपको 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 21% वाला जो जिंक आता है मार्केट के अंदर मिल जाता है, वो आप डाल सकते हो। और 33% वाला जिंक आता है वो आप 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। डालना ही है आपको अगर कल्लों की संख्या बढ़ानी है तो इतना आपको डालना है। अब इसको डालना कैसे है, तो जिंक को कैसे डालना है, तो आपको जो है 15 से 20 किलो ले लेना है यूरिया, और ये जो जिंक जो मात्रा मैंने बताई है ये जिंक ले लेनी है साथ में पूरी, और ये मिक्स करके इसको फसल के ऊपर से छिड़काव करना है। और छिड़काव करने के बाद में ऊपर से सिंचाई कर देनी है आपको। सिंचाई करने के बाद में ये जो है ज़मीन के अंदर जो है घुल जाता है, अंदर चला जाता है, तो इससे जो है ये पौधे की जो जड़ें हैं वो इसको सोख लेती हैं, काम में ले लेती हैं, और आपका खेत जो है हरा भरा होता है और टिलरिंग जो है बहुत अच्छे से निकलती है। एक बात विशेष ध्यान रखना, जिंक जो है उसका अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको सिंचाई से पहले डालना है, और अगर यूरिया का 100% आपको रिजल्ट चाहिए तो सिंचाई के बाद में डालना है। तो जो मैंने बताया है कि आपको यूरिया 15 से 20 किलो ले लेना है, इसके साथ में उसका छिड़काव करके सिंचाई कर देनी है। और सिंचाई करने के बाद में जो शेष यूरिया मैंने 60 किलो की मात्रा बताई थी, उसमें जो शेष यूरिया बचा है उसका छिड़काव सिंचाई के बाद में करना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। किसान साथियों, अब मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपकी फसल जो है जली जली सी हो जाती है, मोइला रोग की समस्या आपको देखने को मिल रही है, तो उसका क्या उपाय है, क्या डालना चाहिए हमें, उसके लिए क्या उपयोग करना चाहिए, तो उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मोइला रोग की समस्या से निजात पाने के लिए आपको जो है क्लोरोपाइरीफोस या फिर आपको कॉन्फिडोर डाल देना है, उसमें छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। और साथ ही किसान साथियों, साथ ही साथ आपको साफ पाउडर आता है, यानी साफ के नाम से आता है साफ पाउडर, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी मात्रा साथ में ही लेकर उसका स्प्रे करना है आपको, या फिर आप साफ की जगह आप सल्फर ले सकते हो। अब मैं बात करता हूं किसान साथियों कि आपके यहाँ पर अगर कलराठी मिट्टी है, यानी कि आपकी जो मिट्टी है वो सख्त ज़्यादा है और उसके अंदर पानी भरा रहता है, या खारा पानी है आपके वहाँ पर, तो उससे क्या है आपकी फसल जो है पीली पड़ जाती है, फसल जो है उसमें मोइला रोग की समस्या देखने को मिलती है, वो उसका ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, लाल पड़ जाती है पत्तियाँ, या फिर मरी मरी सी आपकी फसल हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है किसान साथियों, आपको उसके लिए, क्योंकि आपकी जो परत है वो खेत के अंदर जो खारा पानी होता है या उसकी मिट्टी सख्त होती है, उससे जो है आपके खाद जो है या फिर पानी जो है उसके अंदर ज़मीन के अंदर नहीं जा पाते हैं और पौधा उसको नहीं ले पाता है,
और ज़मीन के अंदर जो है जड़ें ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती हैं, जिससे आपकी फसल पीली पड़ जाती है और मरी मरी सी हो जाती है। तो उसका जो है एक ही सॉल्यूशन है, आपको लेना है सल्फ़र। सल्फ़र 90% यानी 90% वाला जो सल्फ़र है वो आपको ले लेना है। लगभग 3 किलो से लेकर के 5 किलो तक की मात्रा 1 एकड़ के लिए आपको ले लेनी है और उसको आपको खेत के अंदर डालना है। इस सल्फ़र से क्या होता है किसान साथियों कि आपकी जो मिट्टी ने सख्त परत बनाई हुई है वो सख्त परत इससे टूट जाती है, जिससे जो है ज़मीन के जो रोम होते हैं, छिद्र होते हैं, वो खुल जाते हैं। तो वायु का संचरण होता है, ऊपर से भी संचरण अगर अच्छा होगा और अंदर ज़मीन के अंदर जड़ों में भी संचरण अच्छा होगा वायु का, तो आपकी जो फसल है उसमें कोई बीमारी नहीं आएगी और जड़ों के अंदर फंगस जनित कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो आपको सल्फ़र 90% वाला डाल देना है। अब क्या करना है किसान साथियों, हाँ एक फ़ायदा इससे और होने वाला है आपको कि आपकी जो खेतों के अंदर नमी होती है वो नमी बहुत ज़्यादा दिन तक इससे बनी नहीं रहेगी, क्योंकि अब से आगे सर्दियाँ पड़ेंगी, पाला पड़ेगा तो ज़्यादा सर्दी, ओस गिरेगी, तो उससे क्या है ज़्यादा दिन पानी भरा रहेगा और ऊपर से ओस है, ठंड है, तो नमी ज़्यादा बनी रहेगी, उससे फंगस जनित बीमारियाँ खेत के अंदर आएंगी, फसल के अंदर। तो इससे जो है, इस सल्फ़र से जो है वो नमी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। तो इससे क्या है, आपका जो फसल है आपकी वो फंगस जनित रोगों से बच जाती है। तो ये इसका फ़ायदा होने वाला है। अब क्या करना है आपको, जो पहली सिंचाई होती है, पहली सिंचाई के 3-4 दिन बाद, यानी जब आदमी उसमें चले खेत के अंदर, तो पैर उसके झिल जाएं, ज़मीन के अंदर जाएं नहीं, इस हिसाब से आपको देख लेना है कि हाँ भाई अब नमी कम है इसके अंदर, थोड़ा सूखा सूखा सा आप उसमें घूम सको, इस तरीके का आपका खेत हो जाता है। तो उस टाइम आपको NPK 19-19-19 आता है मार्केट से, उसका आपको छिड़काव ज़रूर करना है, स्प्रे ज़रूर करना है। इससे आपके जो खेत है उसके अंदर कल्लों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी फसल की और पूरा खेत बिल्कुल हरा भरा जैसा हो जाएगा और आपके जो है खेत के अंदर उत्पादन बहुत ही अच्छा शानदार निकलने वाला है किसान साथियों। और भी इससे जुड़ी, गेहूं से जुड़ी दूसरी सिंचाई या आगे की कोई भी जानकारी जो है कीटनाशक वगैरह, उससे जुड़ी मैं सारी जानकारी चैनल पर आपको लाता रहूँगा। तो किसान साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आशा करता हूं आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके रखें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसान साथियों, इसी प्रकार की खेतीबाड़ी से जुड़ी नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।